हाल ही में हवा चली है दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो बुरा हो रहा है माशरती तौर पर, माशी तौर पर, मुल्की सतह पर, उसकी ज़िम्मेदार मीडिया है, यानी कि हम। ठीक है, यानी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मीडिया की वजह से हो रहा है। चलें आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि मैं तो रुपया पैसा प्रोग्राम करता हूं तो मैं माशी पस मंज़र पेश करूंगा। तो ये दूध में जो सर्फ, खाने का तेल और रंगत मिलाई जाती है, ये मीडिया कर रहा है, मीडिया जिम्मेदार है। अच्छा, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, लोग अपने यहाँ गोदामों में माल जमा कर रहे हैं, बिलखुसूस रमज़ान से पहले चने शाट करना है और बेसन शाट करना है और दीगर और जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनको ज़ख़ीरा कर कर उनकी कीमतों में इजाफ़ा करना है, इसकी ज़िम्मेदार मीडिया है ना। आप तो मासूम हो भाई, आप तो मासूम हो, हम ज़िम्मेदार। गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है उनके मीटरों में गड़बड़ करना, तेल में मट्टी का तेल मिलाना, पेट्रोल में मट्टी का तेल मिलाना, ये मीडिया कर रहा है ना। हम जिम्मेदार हैं, नहीं नहीं हम है ना, हम सारी बुराई हमारी वजह से हो रही है। नीचे से लेकर यानी पथारे पर सब्जी बेचने वाले से लेकर, जो कभी कभार चुपके से गले हुए फल भी थैली में डाल देता है, उससे लेकर मालदार तरीन लोग जिनका नाम मैं नहीं ले सकता लेकिन आपके जहन में फौरन आया नाम उनका, ये सब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये तो आला मिसाल हैं। अर्तुगल अगर जिंदा होता तो इनके सामने आकर शर्मिंदा हो जाता कि यार मैंने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया, सारा काम तो ये नेक लोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया, हम बुरे। सानिया, अब मैं थोड़ा माशरती सतह पर आता हूं, फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊंगा। सानिया साहिवाल का जिम्मेदार मीडिया, सानिया एबटाबाद का जिम्मेदार मीडिया, सानिया कसूर का जिम्मेदार मीडिया, सानिया खरोटाबाद का जिम्मेदार मीडिया, सानिया सियालकोट, मेरा शहर, आपको याद होगा 2 हाफिजों को उल्टा लटका के मारा था, उनकी आंखों के डेले बाहर आ गए, उनकी वीडियो बना के मीडिया, ये मीडिया जिम्मेदार, मीडिया। आप लोगों ने थोड़ी किया था, वो तो मीडिया ने किया था, मीडिया जिम्मेदार हर चीज का। हर शहर से जुड़ा सानिया, और कराची शहर में तो हर इलाके से जुड़ा सानिया। सानिया कारसाज अलहदा है, सानिया 3 तलवार अलहदा है, सानिया सदर अलहदा है, सानिया फलां अलहदा है, सानिया फलां अलहदा है। इस सब के जिम्मेदार मीडिया। आप लोग बहुत नेक हैं, सारे लोग बुरे यहाँ मीडिया वाले ही हैं। प्लीज़ यार, ये मुट्ठी भर कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से आप लोग मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब मैं आपको जनाब तारुफ़ कराता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब अहमद चिनाय साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, साबका अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ आला ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। इसके साथ साथ मौजूदा तौर पर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। सर वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। अहमद चिनाय साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि दुनिया भर के अंदर तो ये मार्केटें, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपनी जगह पर अपने कदम थोड़े उन्होंने जमाए हैं। वो जो एक कैफियत सी बन गई थी कि रोज़ मनफी रुझान जा रहा था, उसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन दुनिया भर में, उसमें नरमी है। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो बड़ी मईशतें अमेरिका, उन्होंने तो वजाहत से कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं तो खोलूँगा, मैं तो मार्केटें खोलूँगा, मैं तो अपने कारोबार खोलूँगा। तो उसके बाद फिर ये वाज़े हो गया कि जैसे भी हालात बने वहाँ कारोबार खुल जाएगा, कारोबार खुलेगा तो फिर निज़ाम ज़िंदगी बहाल ज़रूर हो जाएगा, भले
जो भी मुश्किलात उनको सामना करना पड़े। इसी के साथ साथ यूरोपियाई ममालिक में भी यही हुआ। तो मार्केट्स में एक रीबाउंड कह लें आप, या एक तरह का जिसे आप कह सकते हैं कि मुनासिब किस्म का एक पड़ाव ज़रूर डाल लिया। हमारी मार्केट में भी कुछ इसी तरह सिलसिला चल रहा है। आज थोड़ा मामूली सा मनफी रुझान है, आप क्या तज़िया देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मार्केटें इतने अरसे बाद खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मूव हो रही हैं, तो एक डिमांड तो क्रिएट हो रही है कि जो लोगों के पास माल नहीं था, जो हमारी कंपनियां हैं जो भी प्रोड्यूस करती हैं, उनको जो है वो मार्केटों में माल देना है, तो शॉर्ट टर्म में जो है वो डिमांड है। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि 2-2.5 महीने के डेडलॉक के बाद ये कंपनियाँ जब चल रही हैं, तो ये 2-2.5 महीने का जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर है जिस पर रेवेन्यू कोई नहीं आया, वो इनके रेवेन्यूज़ को बुरी तरह अफेक्ट करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ये थर्ड क्वार्टर जो है वो एक स्ट्रेटजिकली जो है वो बेहतर नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस थर्ड क्वार्टर को मेकअप जो पीछे माल नहीं गया, मार्केट में माल की शॉर्टेज है, वो ज़रूर कर देगा। और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट की वाइब्रेंसी जो है वो अपनी जगह रहेगी कि जी माल बिक रहा है, लोगों की डिमांड है, और वो वाइब्रेंसी जो है वो अपनी जगह पे ज़रूर रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी जगह पे स्टॉक मार्केट की मूवमेंट जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन हमें जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कि ये 2-2.5 महीने का जो डेडलॉक है, जहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, आपने पीछे सुना होगा कि जी अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बिकी, मई में भी मोरलेस यही हाल होगा, तो ये चीज़ें रेवेन्यू को ज़रूर अफेक्ट करेंगी। इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जो है वो फैसला करना है। अच्छा, लेकिन अब दुनिया भर के अंदर आपने जो देखा होगा, सुना होगा, सनत ताहम शोबा सनत, आपसे ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी, आप अपने जहन में जो जो आपके खदशात थे आपने उनका इजहार किया। बिलखुसूस वही बात आपसे पूछ भी लेता हूँ कि जो सनतें हैं ये मुल्क में जब तक बहाल नहीं हो, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आप क्या मुझे बैलेंस शीट पे दिखाओगे? तो अभी आपको लगता है कि सनतें सारी खुलेंगी, कितना अरसा लगेगा, अभी क्या सारी सनतें खुल गई हैं? इसका स्टेटस ज़रा हमें एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली गई, फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ खोली गई जो एक्सपोर्ट करती हैं, और इसके बाद जो ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ थी जिनमें फार्मास्यूटिकल है, फूड आइटम्स हैं, वो खोली गई। वो तो मेरा ख्याल है हमेशा चलती रही हैं। लेकिन ये दो सेक्टर्स जो हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, उनको बतदरीज खोल दिया गया। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं, जो इन एक्सपोर्टर्स को माल फराहम करते हैं, वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। आज 2.5 महीने हो गए, उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, और रोज़ाना यही कहा जाता है कि जी एसओपी बन रही है, एसओपी बन रही है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या इन सेक्टर्स में जो है वो कोरोना नहीं आता, और हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारे से मुराद वो सेक्टर्स जो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, क्या उनमें कोरोना आ जाता है? तो जहाँ वो एसओपी बना के जो है वो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ चला सकते हैं, वहाँ दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो एसओपीज़ बना के जो है वो चल सकती हैं। हमने वो कारोबार बंद करके लोगों को रिडंडेंट कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि ये मर्ज़ नहीं है, ये मर्ज़ अपनी जगह पे बिल्कुल है। जो स्टेप्स लिए गए वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लिए गए, लेकिन जब ये इम्तियाज़ बढ़ता गया और जब ये टाइमिंग्स का जो है वो एडजस्टमेंट किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज़्यादती थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के जो रिमार्क्स हैं उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जी कोरोना क्या पूछ के आता है कि कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना, किस वक्त आना है, किस वक्त नहीं आना, या किस रोज़ आना है या किस रोज़ नहीं आना। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मशवरे दिए गए, इसमें जो व्यू लिया गया, वो उसने जो है वो मईशत को बुरी तरह हैम्पर किया है। हमारी टैक्स कलेक्शंस अगर आप देख लें अप्रैल और मई के महीने में क्या रही है, तो आपको एक अमेजिंग फिगर्स आपको नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी मईशत का पहिया रोक देना, मार्केटों को जो है वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में खोलना, लिमिटेड टाइमिंग्स में खोलना, उसने मार्केटों में लोड बढ़ाया है, मार्केटों पे रश बढ़ गया है। 4 घंटे का अगर वक्त है तो लोग टूट पड़ते हैं, और उसकी वजह से जो है वो फिर कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा। अच्छा, एक हुकूमती मौक़िफ़ भी सुन लें, तरफ वो भी बात आनी चाहिए। एक तो हुकूमती मौक़िफ़ भी है, एक अखलाकी भी है, और साथ साथ उसके साथ कुछ लोग मजहबी मौक़िफ़ भी उसके साथ रख रहे हैं। मजहबी मौक़िफ़ की जानिब मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसकी जानिब रहूँगा, हुकूमती मौक़िफ़ और ये अखलाकी मौक़िफ़। अब वो ये है कि जनाब इसमें क्या बुराई है अगर फजर के टाइम पे मार्केट खोल दें, शाम को असर के बाद जो है मार्केट बंद कर दें, इसमें क्या ख़राबी है? मुझे ये बताएं कि फजर के बाद हमारी कौम का मिजाज नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है,
ज़ाहिर है रमज़ान का महीना है, लोग जो हैं वो रातों को इबादत करते हैं, बड़ी मुक़द्दस रातें हैं और वो चाहते हैं कि रमज़ान का महीना रात की तन्हाई में बैठ के इबादत कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। तो जब ये होता है तो इसके बाद ला महला फ़जर के बाद जो है वो लोग आराम करते हैं। ये अच्छा, ना सिर्फ जो ट्रेडर है वो भी आराम करता है, बल्कि जो आवाम है, जो कंज्यूमर है, वो भी आराम करते हैं। तो अब इसके बाद क्या मुमकिन है कि हम ये 10-11 बजे से पहले मार्केटें खोल लें? वो मुमकिन ही नहीं है। हम प्रैक्टिकल बात करें, हमारे यहाँ के जो अवामिल हैं उनको देखकर बात करें, जो ग्राउंड सर्कमस्टांसेस हैं उन पे बात करें। हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते और हम सुपरफिशियल बात करते हैं कि जी 4 बजे सुबह खोल लो। 4 बजे कौन आएगा? ना खोलने वाला आएगा, ना लेने वाला आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी अप्रोच जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर होनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ के बगैर हम काम नहीं कर सकते। अब देखें ना, नेगोशिएशन इस पे मांगी हो रही है कि 24 घंटे खोल दें। आप 24 घंटे खोल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपके ख्याल से क्या वो लॉजिकल आर्गूमेंट हो सकती है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, ब्रेक के बाद मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंज का तड़का भी लगा देंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक स्टॉक एक्सचेंज का तड़का भी लगा देंगे, थोड़ा इनकी बात को मुकम्मल भी होने देंगे। सर थोड़ा सा हमारे जो नाज़रीन उनके लिए स्टॉक वालों का ज़रा मैं कवर कर लूँ, फिर ये जो मौजू आप बता रहे हैं बड़ा अहम है। सर स्टॉक वालों का बेचारों का क्या होगा? उनको तो कभी हरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, फिर वो ख्वाब जो हैं वो बुन भी लेते हैं, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उनको हियाँ से हुआं फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना सरमाया खो दिया। वो कहते ये हैं कि सर पॉइंट तो गिरे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनकी कीमतों में इतनी कमी नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो स्टॉक हाथ में पकड़े हुए थे, यानी सस्ते वाले, उन्होंने निस्बतन ज़्यादा मार खा ली। तो अब वो बेचारे ये कहते हैं कि साहब हमारी तो बची कोई नहीं जमा पूंजी। अब उनको अगर आप कहेंगे भी तो वो कभी नहीं आएंगे स्टॉक की तरफ, या इससे थोड़े से दूर हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। क्या कहते हैं आप, उनको क्या कहते हैं? देखिए, ये होता है जो किसी मार्केट में जिसने लॉस किया होता है, फिर उसका दिल नहीं करता कि उस मार्केट की तरफ दोबारा जाए और वो बड़ा कॉशियस हो जाता है। और कुछ लोग ये होते हैं कि चलें एक दफ़ा फिर दोबारा किस्मत आजमाई करनी है, हमने जाना है। बात सिर्फ परसुएशन की होती है कि आपको इस मार्केट के अंदर जो है वो हमेशा रहना होता है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि मैं बस 2-4 महीने में पैसे बना के यहाँ से निकल जाऊँगा, वो शायद गलती करते हैं। स्टॉक मार्केट में जिसने भी लॉन्ग टर्म विजन लिया है, बैठा रहा है, वक्त का इंतज़ार किया है, उसकी बारी ज़रूर आती है। आप पिछले ये 20-25 साल की हिस्ट्री, लेकिन वक्त लगता है, वक्त ज़रूर लगता है। तो ये कोई ओवरनाइट वो नहीं है। लोग ये कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में पैसे लोग बहुत कमा जाते हैं। लोग तो आपके दोस्तों को देखते हैं ना, कहते हैं हम रात को सोए, दो सुबह उन जैसा हमारे पास पैसा आ जाए। वो नहीं हो सकता ना। देखिए ना, वो अगर ये सोच लें कि मैं सुबह जो है वो बिल गेट बन जाऊंगा, मैं सुबह वॉरेन बफेट बन जाऊंगा, तो वो शायद मुमकिन नहीं है। उसके लिए जो है वो टाइम लगता है, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये लोगों को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में बैठना चाहिए। आएँ, शॉर्ट टर्म की बात ना करें, डिविडेंड यील्ड पे भी जाएं, क्या अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट यील्ड की तरफ भी जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके जो है वो बेनिफिशियल ज़रूर होती हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप हिस्ट्री देख लें, उन लोगों को देख लें जो शुरू से इस मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन ज़रूर आए मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। और वो मुकाम बनाने के बाद फिर एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर आप मार्केट में कॉशियसली जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग अलग अलग बास्केट बना लेते हैं कि मैं ऑल सेक्टर। सर इज इट अबाउट ब्लफिंग ईच अदर? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो कुछ ऐसा तासुर मिलता है, और लोग कहते भी हैं, वो शायद आधा तासुर भी यही देते हैं कि वी आर प्लेइंग अ ब्लफ, जैसे पत्तों की गेम होती है। मेरे ख्याल इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ ब्लफ। बिल्कुल ब्लफ नहीं है। देखें, स्टॉक मार्केट की पार्शियल मूवमेंट जो है वो मौजूदा हालात की खबरों पर भी ज़रूर होती है, रूमर भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली उस कंपनी की वो सही माने में स्टडी करके उसकी स्टेबिलिटी देखकर जो है
जो लोग कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। आप ये कह लें कि जी ये स्टॉक बढ़ रहा है या फला आदमी ये स्टॉक ले रहा है, उसने हाथ रखा हुआ है, ले लो, चलती गाड़ी में सवार हो ना। जाओ, तो वो चलती गाड़ी में सवार ज़रूर हो गया, लेकिन कब उसको अंदर से धक्का लगा देंगे वो किसी को नहीं पता। तो वो बड़ा कॉशियसली, बड़ा समझ के जो है आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप अपने जो भी स्टॉक मार्केट का एडवाइज़र है उससे जो है वो मशवरे लेते हैं, जो भी आपका ट्रैक होल्डर है जिसके ज़रिए आप काम कर रहे हैं वो आपको सही मशवरा देगा इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि यहाँ गलत मशवरे देने वाले नहीं हैं। गलत मशवरे देने वाले वो हैं जो जॉबर्स हैं, जो रनर्स हैं, जिनके ज़रिए आप सिर्फ रूमर्स पे काम कर जाते हैं। जो सही वहाँ ट्रैक होल्डर बैठा हुआ है वो बैठकर आपको गाइड करेगा कि ये डिविडेंड यील्डिंग ट्रैक होल्डर भी हो और ट्रैक रिकॉर्ड भी उसका अच्छा हो। ऑब्वियसली देखें, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वही आज मार्केट में बैठे हुए हैं। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था या नहीं है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं ये क्या समझता हूँ कि क्या याद करा दिया सर आपने मुझे, माजी याद आ गया। इतने मैंने शो किए थे, पता नहीं उनमें से 2-3 तो मुल्क से चले गए, चलो 2-3 थे, ये पता नहीं क्या। एक तो बड़े मशहूर हमारी शख्सियत है स्टॉक मार्केट की, देखें अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये क्या वो आते हैं जाते हैं। याद है आपको एथिक्स बताते थे, अब दुनिया से कोई चला जाए उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको भी फिर खैर एनीवे स्टॉक इज ये खेल कुछ ऐसा है, ये कारोबार कुछ ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो आपसे मेरे ख्याल आप मौजू हैं उसके बाद, लोगों ने मैसेज कर करके परेशान कर दिया है सोशल मीडिया पर, बोलते हैं बताओ भाई आगे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इसका बताओ भाई क्या है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। कुछ अरसे स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो कुछ अरसे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी वाले परेशान हो जाते हैं। आपका क्योंकि तामीराती शोबे से भी ताल्लुक़ है, तो भाई थोड़ा बताएं इनको, कोई परेशान बहुत हैं। जी देखिए, मेरे इसमें 2 व्यूज़ हैं। पहला व्यू ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो हैं वो इस्लाहात की हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट पे भी जो है वो कोई सवाल जवाब नहीं है, उसमें जो है वो टैक्सेशन में भी जो है वो छूट दी है, सेल टैक्स की एडवांस टैक्स डिडक्शन और सेल टैक्स में भी जो है वो उन्होंने इस पर चेंजेस की हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को इंसेंटिवाइज़ करती हैं कि आएँ इस फील्ड में आ जाएँ। तो एक तरफ तो आपने सप्लाई साइड जो है वो बहुत अच्छी कर दी, दूसरी तरफ जो मौजूदा हालात हैं उन हालात में अगर हम देखते हैं कि इस वक्त लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग क्या करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डिमांड साइड है ना वो थोड़ी सी नीचे जाएगी अभी शॉर्ट टर्म में। उसकी वजह यह है कि लोग रियल स्टेट की तरफ नहीं जाएंगे, लोग अपने बिजनेसेस को जो है वो संभालने की कोशिश करेंगे कि ये 2-2.5 महीने का लॉस हुआ है उनको जो है वो ठीक कर लें और प्रॉपर्टी जो है वो 2-4-6-8 महीने के बाद ले लेंगे। तो शॉर्टर रन में मैं बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं देखता लोगों की तरफ से, लेकिन लॉन्गर रन में जो इस्लाहात हुई हैं उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा और उस इफ़ेक्ट की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट मार्केट पाकिस्तान में बहुत अच्छी चली जाएगी। ये वक्त के साथ साथ कहेंगे, हम कहेंगे कि जी अगले महीने दूसरे महीने में ये चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये नहीं होंगी। इसके एटलीस्ट जुलाई अगस्त में हम इसमें बहुत बेहतरी देखेंगे और जब जुलाई अगस्त में बेहतरी क्लियर कर तो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट रियल स्टेट मार्केट में एक अच्छा बूम आएगा। नहीं, ये आपने बात क्लियर कर दी कि डिमांड साइड पे आपको मौजूदा इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी कंजम्पशन, लेकिन सर एक सजेशन है, पता नहीं आपकी लोग बात सुनते हैं ज़्यादा, कभी कभी मेरी भी सुन लेते हैं, वो ये कि सर आसान अक़सात के ऊपर कर्ज़े ना दे दिए जाएं, इंटरेस्ट रेट नीचे की जानिब जा रहा है। अगर आज डिस्कशन में बैठ जाएं, क्योंकि इन्होंने आप लोगों को भी मेरे ख्याल दिसंबर तक की तारीख दी है कि आपको रिलीफ देंगे अगर आप तब तक बैंक के अंदर, और पता नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा गेम है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता उसके बारे में, लेकिन बायर को भी ज़रा रिलीफ दे दें। और बायर पर से जो एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन है ना सर, ये 50 लाख 40 लाख वाली जो मंडला रही तलवार, ये हटवाओ आपकी बातचीत है वहाँ इस्लामाबाद के अंदर, ये ज़रा हटवा दें तलवार। और दूसरा ये इंस्टॉलमेंट वाला, और ये इंस्टॉलमेंट वो करें बैंक वाला, थोड़ा अमेरिका से मिलता जुलता लेकिन सख्त ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ फोरक्लोजर पे बात रुक रही थी और आपको पता है घर छीनना किसी से भी फोरक्लोजर के ज़रिए अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ज़रा आप लोग ज़्यादा वो जैगम साहब की बातों में आ गए थे, माजरत जैगम साहब अभी भी हैं वहाँ पर, अरे भाई माफ़ करना, सरकारी अहदेदार से पंगा नहीं लेता। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। जो 50-60 लाख की लिमिट है, मैं समझता हूँ अब जो बजट आ रहा है उस बजट में इसमें भी कुछ चेंजेस ज़रूर आ जाएंगी और बजट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा।
दो वजूहत मुझे सामने आ रही हैं कि हुकूमत बड़ा सीरियसली चाहती है कि जो क्राइसिस आया है कोरोना की वजह से, जो माशी बदहाली नज़र आ रही है, उसको रिवाइव करने के लिए लोगों को इंसेंटिव देना ज़रूरी है। तो वो इंसेंटिव हम उम्मीद करते हैं कि आना ज़रूर चाहिए और उस इंसेंटिव पे जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दोबारा रिवाइव हो जाएंगी। रहा सवाल के आसान इक़्तिसाद पे कर्ज़े, तो हम ऑलरेडी हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ चुका है और मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद नीचे जाने की काफ़ी तवक्को गुंजाइश है। इसलिए कि दुनिया भर में अब तकरीबन ज़ीरो इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ 7-8% की जो बात है उसको भी जो है वो मज़ीद नीचे लाने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर पहले आपने देखा होगा हाउस बिल्डिंग का बड़ा लोन मिलता था, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और वो एक बड़ा मौसर काम हो जाता था। अब आज के ज़माने में जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हाउस बिल्डिंग का मैंने नहीं सुना कि अब कोई फाइनेंस ले सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आ जाती हैं तो एक बड़ा बूम आ जाएगा। अच्छा, ये बूम सिर्फ इसमें नहीं आएगा कि जी लोग जो है वो प्रॉपर्टीज़ लेने आ जाएंगे, ये बूम एक माशी बूम के तौर पे भी आ जाएगा कि 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। लोगों में जो है वो एक जोश और वलवला आ जाएगा और जब ये सारी इंडस्ट्रीज़ चलना शुरू हो जाएंगी कि तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स आ जाएंगे कि लोगों की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें माल बिकेगा, उनके पैसे जनरेट होंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और वो जो प्रॉपर्टी ली भी होगी उसकी वो किस्से भी अदा कर सकेंगे। तो ये सारी सर्कल जो है वो चलना चाहिए। अगर हमने सर्कल को बंद करने की बात की तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हम माशी बदहाली की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इस सर्कल की आपने बात की, ज़ाहिरी बात है अभी आप लोगों को आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि अभी इन्होंने आपको फाइनेंस देने वाली बात नहीं की, अभी तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सिर्फ टैक्स रिलीफ देने की बात की है और सोर्स ऑफ फंड्स वाली बात ज़्यादा की, जो मुझे समझ में आई बात। आई एम श्योर कि कोई फाइनेंसिंग का सिस्टम भी मुरव्वज हो जाएगा, लेकिन जो बायर है उसका मैंने आपको पर्सपेक्टिव पेश किया। अच्छा, बायर के साथ साथ सर बहुत कम लोग ये जानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्या जहाँ रियल इस्टेट, सर इनके इन्वेस्टर होते हैं और इन्वेस्टर ही से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है। इन्वेस्टर के पास जो पैसा है ना वो भी रियल एस्टेट का है, लेकिन वो मैं नहीं कहता काला पैसा है, लेकिन वो ग्रे इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल करके आया होता है अपनी जो भी उसने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो वो उसने अपनी बुक्स में उस तरह से नहीं काउंट किया होता। तो इन्वेस्टर को भी आप रिलीफ दे रहे हो या आप बिल्डर को ही खाली रिलीफ दे रहे हो? तो बिल्डर डेवलपर की रिलीफ अलग है और इन्वेस्टर की रिलीफ थोड़ी, क्या कहते हैं आप? देखिए, अब तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने नई एमनेस्टी स्कीम दी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, जो रियल स्टेट सेक्टर कह लें आप, उसके अंदर आप जितने पैसे चाहें जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें और उसको जो है वो लेजिटिमेट कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी एमनेस्टी है। जो ये इन्वेस्टर वाले पैसे वाली बात थी कि इन्वेस्टर का पैसा जो है वो नज़र नहीं आता, वो अब नज़र आ सकता है। इसको अगर स्मार्टली लोग यूज़ कर लें और इसका एडेड एडवांटेज ले लें तो मैं समझता हूँ कि जितना भी रियल स्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी ये सारा काला धन यहाँ है, वो सारा काला धन सफ़ेद हो जाएगा और एक दफ़ा ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक GDP का फिगर है वो भी बढ़ जाएगा। लोगों को नज़र आएगा कि जी लोगों के पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए हुए हैं और पूरी इकनॉमी जो है वो उस पर हमारी चलना शुरू हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय साहब, आप तशरीफ़ लाए। आपने मेरे ख्याल बहुत सारे मौजू इसमें जो है ना कवर कर लिया। जो मेरा मकसद यही था कि आज बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, स्टॉक भी आ जाए, बाकी मौजूआत भी आ जाएँ, तिजारत भी हो गई, सनद भी हो गई और ये सारी चीज़ें भी हो गई। एक बात मैं जी, दोबारा कहता एक जुमले का वक्त है। एक जुमले का वक्त यह है कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो खोलने की बात भी कर ली। बहुत अच्छी बात है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।